हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। समांतर माध्य क्या है, प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसी के बारे में पूर्व वाली क्लास में अध्ययन किया था। आज क्लास के अंतर्गत हम समांतर माध्य ज्ञात करने की जो दूसरी रीति बताई गई थी, अर्थात जो डायरेक्ट मेथड था, लघु रीति जो बताई गई थी, उस लघु रीति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अध्याय भाई हमारा 9वां चल रहा है। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए एक बार। अध्याय 9, 9वें अध्याय का नाम पता है, केंद्र प्रवृत्ति के माप, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक चलेगा वह हमारा चलेगा समांतर माध्य। बच्चों, समांतर माध्य मीन कहने का तात्पर्य है समांतर माध्य ज्ञात करने की जो चार प्रकार की जो रीतियां बताई गई थी, जिसमें प्रथम रीति थी हमारी प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति के अंदर समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया था। आज दूसरी रीति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कहने का लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। तो हेडिंग डाली समांतर माध्य ज्ञात करने की द्वितीय रीति। यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार, समांतर माध्य ज्ञात करने की, समांतर माध्य ज्ञात करने की द्वितीय सेकंड रीति, जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रथम रीति हमारी पूरी हो चुकी थी। सेकंड जो रीति बताई गई है उस रीति का नाम हमारा लघु रीति, लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। लघु रीति में समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, उन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप सब विद्यार्थी बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यानी कोई आवश्यकता हो तो आप कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे टॉपिक में चलते हैं। जो आज का बिंदु चलेगा समांतर माध्य में, समांतर माध्य किस ज्ञात करने की जो दूसरी रीति बताई गई है लघु रीति है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो आप सभी मैं पूर्व में बता भी चुका हूँ। समांतर माध्य जो ज्ञात किया जाए, जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात किया जाता है, तरीका वही लघु जो खंडित श्रेणी में जिस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कंटिन्यूटी श्रेणी में पढ़ रहे हैं तो पता है आप सभी विद्यार्थियों को। श्रेणी में दूसरी रीति जो बताई गई थी, इसी बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से आपने अखंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात किया था, या प्रत्यक्ष रीति के द्वारा जो ज्ञात किया था, वही उसी प्रकार से इसमें ज्ञात किया जाता है। अंतर केवल इतना सा है, इसमें केवल एक्सोन मीन अर्थात कल्पित माध्य के माध्यम से मूल्यों का मापन किया जाता है। तो पहले इसमें 2-3 लाइनें लिख लीजिए। लिखिए यहां से, इस रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के निम्नलिखित चरण बताए गए हैं। निम्नलिखित चरण से तात्पर्य क्या है बच्चों, स्टेप। चरण से स्टेप से लिया गया है। निम्नलिखित चरण बताए गए हैं। तो कौन कौन चरण है। नंबर 1, सर्वप्रथम ज्ञात वर्गों के मध्य मूल्य, अर्थात कहने का तो मिड पॉइंट यानी एमवी, जिसका संकेतांक क्या दिया गया बच्चों, संकेतांक मध्य मूल्य संकेत हमारा एमवी बताया गया, जो पूर्व में बता चुका हूं। सर्वप्रथम ज्ञात वर्गों के मध्य मूल्य ज्ञात किए
जाएंगे जिन्हें x अर्थात मूल्य, जिन्हें x मूल्य माना जाएगा। यहां तो बात समझ हो गई, यानी उन्हें x वाले मूल्य माना जाएगा या कहा जाएगा। नंबर 2, ज्ञात MV, MV से तात्पर्य क्या है बच्चों, मैं पूरे बता चुका हूं, मध्य मूल्य। बार बार मैं MV कहूं तो आप लोग समझ जाना से विद्यार्थी मध्य मूल्य के बारे में कहा जा रहा है। तो ज्ञात MV में से किसी भी एक मूल्य को, किसी भी एक मूल्य को ब्रैकेट माना जो ज्ञात हो या अज्ञात हो, कोई सा भी किसी भी एक मूल्य को कल्पित मूल्य अर्थात ए, इसका संकेतांक क्या रहेगा बच्चों, इसका संकेतांक ए रहेगा। ज्ञात MV में से किसी भी एक मूल्य को कल्पित मूल्य के रूप में चयन किया जाएगा। दूसरी बात खत्म हो गई, यानी ए का रूप में चयन किया जाएगा। नंबर 3, तीसरा स्टेप क्या है, तत्पश्चात ज्ञात कल्पित मूल्य को, मूल्य अर्थात x में से घटाकर उनका विचलन के लिए संकेतांक बताया गया बच्चों d, जिसके बारे में पूरे बता चुका हूं। घटाकर उनका विचलन, घटाया कैसे आएगा, यानी x बार माइनस a बराबर d। इस प्रकार से विचलन ज्ञात किया जाएगा। d कह दो या इसको dx कह दो, जो आपको उचित लग रहा हो। x के मूल्य में घटाया जा रहा है तो मैंने कहता dx, ठीक है बच्चों। घटाकर उनका विचलन dx ज्ञात किया जाएगा। दूसरा बिंदु खत्म हो गया। तीसरा बिंदु हमारा, यानी कल्पित मूल्य को मूल्य में से घटाकर उनका विचलन ज्ञात किया जाएगा। नोट, एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब विचलन ज्ञात किया जाएगा तो उसके अंदर एक बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, उसको लिख लो एक नोट के रूप में। नोट क्या है, ज्ञात ऐसे लिख लो, विचलन ज्ञात करते समय, विचलन ज्ञात करते समय धनात्मक एवं ऋणात्मक मूल्यों का, धनात्मक ऋणात्मक, प्लस का संकेतक और माइनस का संकेतक, विचलन ज्ञात करना धनात्मक ऋणात्मक है, मानों को ध्यान में रखना आवश्यक है, रखना आवश्यक है। ये हमारा तीसरा बिंदु खत्म हो गया। नंबर 4 लिख लो, तत्पश्चात ज्ञात विचलनों को, तत्पश्चात ज्ञात विचलनों को दी हुई आवर्ती, जिसका संकेतन क्या है बच्चों, f, दी हुई आवर्ती से गुणा कर
उनका गुणनफल ज्ञात करके, यानी कहने का तात्पर्य ये समझ लो कि जो dx ज्ञात किया है उस dx को हमें गुणा करना है f से, तो हमारा क्या जाएगा f dx। ठीक है बच्चों, उनका गुणनफल ज्ञात किया जाएगा तथा उनका योग भी ज्ञात किया जाएगा। योग क्या होगा बच्चों? योग का मतलब हो गया सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है, उनका योग भी ज्ञात किया जाएगा। योग निकाल लिया। नंबर 5 स्टेप। नंबर 5 बिंदु क्या बताया गया है? अंतिम चरण में आवर्तियों का योग, कहने का तात्पर्य एन या सिग्मा एफ। तत्पश्चात अंतिम चरण में आवर्तियों का योग ज्ञात करके शेष प्रक्रिया अखंडित श्रेणी के समान ही दोहराई जाएगी। जो प्रक्रिया अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य करने के लिए अपनाई जाती थी, वही प्रक्रिया इसके अंतर्गत अपनाई जाएगी। उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाएगा। अब ध्यान में जब रखा जाएगा तो सूत्र क्या बनेगा, उस सूत्र को भी लिख लीजिए। तो लिखने से पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं ऊपर वाले तीनों बिंदुओं को साफ कर देता हूँ। उसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है उसको भी समझ लीजिए। ठीक है सभी विद्यार्थियों ने, चलिए बहुत अच्छी बात। तीन बिंदुओं को साफ कर रहा हूं बच्चों। लिख नहीं पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, वैसे आप काफी समझदार हो, फिर भी समझ गए होंगे। चलिए शेष दोहराई जाएगी। नंबर 6, तथा निम्न सूत्र द्वारा समांतर माध्य, कहने का तात्पर्य बच्चों x बार। ठीक है, सूत्र द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। अब वो सूत्र क्या रहेगा वो लिख लीजिए यहां पर। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। इस सूत्र के द्वारा, जो ये सूत्र दिया है, इस सूत्र के माध्यम से समांतर माध्य की गणना की जाएगी। इसमें लिख लीजिए x बार बराबर समांतर माध्य a बराबर कल्पित माध्य। ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर आवर्ती एवं विचलन के गुणनफलों का योग। आवर्ती और विचलन के गुणनफलों का योग। और अंतिम जो हमारा n दिया गया है, n का मतलब है आवर्तियों का कुल योग। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो x बार बराबर सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए प्लस रह गया था। इस सूत्र के द्वारा भी आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो।
और इसके माध्यम से भी आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। इन दोनों सूत्रों में से जो आपको अच्छा लग रहा हो, इजी लग रहा हो, याद करने में सुविधा हो, आप उस सूत्र के माध्यम से समांतर माध्य की कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये प्रक्रिया हो गई, इसके चरण 6 चरण बताए गए हैं। 6 चरणों के 6 चरण आपको याद हो गए तो आप आराम से लघु रीति के द्वारा शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल और उदाहरण बता देता हूं किस प्रकार से आपसे विद्यार्थियों को लघु रीति के माध्यम से, डायरेक्ट मेथड के, शॉर्टकट मेथड के माध्यम से समांतर माध्य की गणना करनी है। एक बार सभी विद्यार्थी इसको लिख लेना। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जिसके अंतर्गत लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाएगी। ठीक है बच्चों, सूत्र याद कर लेना। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इस सूत्र को बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। अपनी कॉपी में कभी फ्री बैठे रहो तब एक लिखने का प्रयास कीजिए ताकि वह याद हो जाए। और आपके पास किताब है तो प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए ताकि फॉर्मूले याद हो जाए। छठा चरण हमारा था ही। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं जिसके द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाएगी। इतना सब विद्यार्थी ने लिख लिया ही था। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण यहां डाल लीजिए विद्यार्थी। एक बार प्रश्न, वही प्रश्न कर लेते हैं जो हमने पीछे वाली क्लास के अंतर्गत प्रत्येक स्थिति में किया था। जो आपकी 6 राइटर वाली बुक है, उस राइटर वाली बुक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 बताया गया था। छठे प्रश्न को ही आज एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी को ही। तो लिखिए, सेकंड प्रश्न हमारे अनुसार, अब किताब के अनुसार छठा प्रश्न है बच्चों। देखिए, निम्नलिखित समंकों से लघु रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। अच्छी तरह देख लेना सभी विद्यार्थी एक बार, ताकि कोई गलती न रहे, एक बार में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमारे पास जो समंक दिए हुए हैं वो दिया हुआ है, एज इन ईयर दी हुई है, एज इन ईयर। और हमारे पास क्या दिया है बच्चों? नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन। ये तीनों, ये दो सूचनाएं हमें दी गई है। एज इन ईयर जो दिया हुआ है वह वर्गों के रूप में दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये जब सभी सूचनाएं आपको दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन बता रखा है 2, 4, 4, 8, 6, 3 और 2। ये सभी सूचनाएं आप सभी को दी हुई है। इन सूचनाओं के माध्यम से, इस प्रश्नों के माध्यम से आपको लघु रीति के माध्यम से समांतर माध्य की गणना करनी है। सूत्रों तो आप सभी विद्यार्थियों को याद हो चुका होगा, नहीं हो चुका है तो मैं बता दूंगा एक बार यहाँ पर लिखकर, ताकि आप सब विद्यार्थी सूत्र भी याद हो जाए। समाधान करते हैं इसका हल में करने से पहले सबसे पहले एज इन ईयर लिख लीजिए सभी विद्यार्थी। एज इन ईयर जो विद्यार्थियों की आयु का ग्रुप कहलाएगा, यानी वर्ग कह सकते हो, जो क्लास भी आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, जो दी हुई हमारे पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80।
ये ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है। ग्रुप के अंतर्गत है नंबर ऑफ पर्सन जो नहीं नंबर ऑफ पर्सन जिसको एफ यानी आवर्तियां भी कहा जाता है, जो दी हुई है 2 4 4 8 6 3 2 और इनका योग हमारा एन कहला जाएगा। मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया प्रथम चरण के अंतर्गत जो हमारे पास दिए हुए वर्ग होंगे, जो वर्ग हमारे पास दिए हुए अर्थात जो वर्ग दिए हुए हैं, इन वर्गों का मध्य मूल्य ज्ञात किया जाएगा। क्या ज्ञात किया जाएगा बच्चों? मध्य मूल्य अर्थात वर्किंग नोट्स बना लीजिए सभी विद्यार्थी, एक बार समाधान में ही बना रहा हूं मैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स नंबर 1, वर्किंग नोट्स मैंने मध्य मूल्य ज्ञात करने के आपको 2 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका तो क्या है, निकाल लीजिए MB बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2, जो हमारा साधारण सा सूत्र बताया गया है। L1 प्राथमिक लोअर लिमिट, प्रथम वाले वर्ग के लोअर लिमिट कितनी है बच्चों? 10, तो 10 प्लस L2 कितनी है बच्चों? 20, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2, 30/2 बराबर 15। आ गई 15। इसकी हमारी MB जिसको X कहा जाएगा, यह आ गई हमारी 15। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसी प्रकार दूसरे वाले वर्ग के लिए भी नहीं हो सकती है, एक बार देख लीजिए, समझ में आ चुका तो बहुत अच्छी बात है। 20 प्लस 30 L1 और L2 दिख रहा है विद्यार्थियों को, अपॉन 2, तो 20 प्लस 30 नवा 50/2 बराबर 25। इस प्रकार से आगे वाले वर्गों की मध्य मूल्य MB ज्ञात कर ली जाएगी। इसकी हो गई 25, 35, 45, 55, 65, 75। ये हमारी MB आ गई। ये हमारा प्रथम चरण खत्म हो गया, MB हमने ज्ञात कर ली। आपको द्वितीय चरण में बताया गया था कि ज्ञात आपके बाद MB आप जो ज्ञात करोगे, इस MB में से एक कल्पित मूल्य का चयन किया जाएगा। या तो आप मूल्य इस श्रेणी में जो दिए हुए हैं लोअर से लेकर अपर तक, इनके बीच में से कोई सा मूल्य ले सकते हैं, या इनमें जो दिए हुए उनमें से आप किसी भी मूल्य का चयन कर सकते हो। जो आपको इजी लग रहा हो उस मूल्य का चयन कर सकते हो आप, एज यू लाइक, जो आपकी इच्छा हो इसके अंतर्गत। इसमें कोई दबाव नहीं किसी विद्यार्थी के ऊपर कि किस मूल्य का चयन किया जाए। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ए मैंने ले लिया बीच वाला, 1 2 3 4 5 6 7 मूल्य है, 3 मूल्य नीचे के जोड़े, 3 जोड़े, बीच मूल्य मैंने 45 ले लिया बच्चों। ए बराबर क्या ले लिया? 45 ले लिया। हमें विचलन ज्ञात करना है। एक्स वाले मूल्य में से ए वाला मूल्य जब घटाया जाएगा तो विचलन अर्थात हमारे पास dx ज्ञात हो जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। वर्किंग नोट्स नंबर 2, दूसरा नोट्स क्या बताया गया है, दूसरा नोट्स भी देख लो। हमें क्या निकालना है बच्चों? dx अर्थात विचलन ज्ञात करना है। विचलन जब ज्ञात किया जाएगा तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र आपसे विद्यार्थियों को पता ही है, x में से एक का मूल्य जब घटाया जाएगा तो हमारा विचलन ज्ञात हो जाएगा। ये हमारे सूत्र के अनुसार बता भी रखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। x वाला मूल्य जो कितना है, 10 या 20, अब ये नहीं, मैंने आपको एक चीज बताई, जो मध्य मूल्य लिया जाएगा इसी मध्य मूल्य क्या माना जाएगा बच्चों? x माना जाएगा। यही आपको मैंने बताया है। तो x वाला मूल्य हमारा ये हो गया 15, तो 15 माइनस a वाला मूल्य कितना है? 45, जो हमने मान लिया है, तो 15 में से 45 कम करना है। मैंने एक चीज और बताया आपसे विद्यार्थियों को कि जब विचलन ज्ञात किया जाएगा तो विचलन ज्ञात करते समय धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में रखा जाएगा। यदि आपने धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा है तो आपके प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से हो सकती है। इसलिए आपको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा माइनस में यहाँ कितना आएगा? 30 ही आया ना, देख लेना एक बार, 30 ही आएगा, माइनस का 30। इसी प्रकार दूसरे वाले मूल्य के निकाल लो। हमारा a हो गया x हो गया 25, दिख रहा से विद्यार्थियों को, a हो गया हमारा 45, तो 25 में से 45 गए तो माइनस के 20,
इसी प्रकार भी और इस प्रकार से और मूल्य भी ज्ञात कर लिए जाएंगे। -20 -10 0, ये प्लस का 10 प्लस का 20 और प्लस का 30। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगला जो स्टेप था उस स्टेप के अनुसार हमारी प्रक्रिया बताई गई थी कि द्वितीय अगले चरण के अंतर्गत जो विचरण लिया जाएगा उस विचरण वाले मूल्य को आवर्ती वाले मूल्य से गुणा किया जाएगा। यही मैंने बताया था, अर्थात f मल्टीप्लाई dx जो ज्ञात होगा वह हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा कहलाएगा f dx, राइट। यही मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी बात। याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो याद अवश्य कर लेना। एफ डी एक्स की गणना करनी है हमें, एफ डी एक्स निकाल लो। एफ डी एक्स लिए एफ हमारे पास दिया हुआ है, डी एक्स हमने निकाल लिया, तो कर लो। 30 गुणा 2 कितना हुआ, 30 दूनी 60, 600 हो गया माइनस का, ये 20 चौक 80, 60 माइनस का 80 माइनस का 40 माइनस का 0 हो गया हमारा। 10 गुणा 6 60, 20 30 60 और 30 दूनी 60, ये हो गया, ये हमारे प्लस के हो गए। अब एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, वो क्या रखना है वो देख लो एक बार। जब धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों को अलग अलग लिखा जा रहा है तो इनके मूल्यों का योग भी अलग अलग ही ज्ञात किया जाएगा। इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, धनात्मक वाले मूल्य और ऋणात्मक वाले मूल्य। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? धनात्मक वाले पहले ऋणात्मक जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 4 12 और 6 18, माइनस का 180 और इसमें प्लस का कितना आया, प्लस का 180। किस्मत की बात है, बराबर आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए इनके गुणनफलों का योग लो, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर माइनस का कितना आ रहा है 180 और प्लस का कितना आ रहा है 180, माइनस प्लस की जगह माइनस तो 180 में तो 0। एफ डी एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों हमारा, एफ डी एक्स हमारा हो गया 0। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत? ये एफ डी एक्स का मान आ गया हमारा 0। एन हमारा ये है, ये जोड़ लो, 4 4 8 8 16 18 20 24 29, एन हमारा हो गया 29, पहले भी 29 था ही। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिख रहा है सभी को एफ डी एक्स कैसे आया, कितना योगफल हुआ है उसका, ये इसका योगफल हो गया। अब योगफल लगने के बाद सूत्र प्रतिस्थापित कर दो, जो आपका सूत्र हो। वर्किंग नोट्स हमारे खत्म हो गए पूरे, चलो इसको बंद कर दीजिए वर्किंग नोट्स को। अब सूत्र यहां लिखते हैं, समांतर माध्य की गणना। समांतर माध्य की गणना। अब देखिए सूत्र क्या है हमारा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सूत्र तो आपसे विद्यार्थी याद है ही, ये हो गया हमारा। सूत्र में जो दिया मान लिख लो सभी का, ताकि दिक्कत नहीं आए। x बार हमें ज्ञात करना है, a हमने क्या लिया बच्चों, ये देख लो कितना हमारा a 45, a का मूल्य 45 हो गया। उसी प्रकार सिग्मा एफ डी एक्स बराबर कितना आया 0, उसी प्रकार n बराबर 29। ये हमारे पास मान दिए गए, मान को सूत्र में प्रतिस्थापित कर दो, तो x बार बराबर a हमारा 45 प्लस एफ डी एक्स हमारा 0 भाग n हमारा कितना है 29, ये 29 आ गया। तो x बार बराबर 45 प्लस वाली प्रक्रिया को बाद में करना है, बोर्ड मास का नियम आपको वैसे पता है ही कौन सा है। तब 0 में भाग दिया जाए तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। इतना सही विद्यार्थियों को याद है और पता भी है कि जब 0 में 29 का भाग दिया जाएगा तो 0 ही आंसर आएगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारा 45 है, भाग देने पर रिमाइंडर हमारा यानी शेष पे हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब लिख दो, तो x बार बराबर 45 फिर 0 बराबर 45, ये हमारा हो गया आंसर। अब एक नोट लिख लो सभी विद्यार्थी। नोट क्या है, नोट लिखना बहुत जरूरी है।
लघु रीति से समांतर माध्य, लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने पर भी उत्तर अखंडित, उत्तर प्रत्यक्ष रीति के समान ही आएगा। ये हमारा नोट हो गया। यदि आप लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो और आपने प्रत्यक्ष रीति से भी समांतर माध्य ज्ञात किया था, तो दोनों रीतियों से समांतर माध्य ज्ञात करने पर दोनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल बराबर या सेम टू सेम ही आएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या बच्चों, उत्तर में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होगी। उत्तर जो आएगा उस उत्तर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये हमारा हो गया आज लघु रीति के माध्यम से समांतर माध्य की गणना। कौन सी श्रेणी में बच्चों, सतत श्रेणी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ज्ञात किया सतत श्रेणी के द्वारा, सतत श्रेणी में लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। आशा करता हूं सब विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक अवश्य करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आने वाली क्लास में नए बिंदु के बारे में, जिसके अंतर्गत घटते बढ़ते लेस देन ग्रेटर देन के अंतर्गत समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, उसी बिंदु के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना, नोट कर लेना। कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सभी विद्यार्थियों ने, शाबाश।